हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, दोनों ही जगह पर आपको वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई देंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, जो कि हमारा विषय है इतिहास। इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था। इस चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन की बात है दोस्तों। जब भारत में जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी, उस पुरानी शिक्षा प्रणाली को बदल करके अंग्रेजों ने कैसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट किया, इस चैप्टर में ज़्यादातर उसी शिक्षा के बारे में है। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि स्थानीय पाठशाला का मतलब ये होता है कि जब अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की प्रणाली को लेकर के आए, जैसे कि 1854 में वुड्स डिस्पैच नाम की एक पॉलिसी लेकर के आए थे, नई शिक्षा नीति लेकर के आए थे। तो क्या होता था, अंग्रेजों से पहले क्या हुआ होता होगा? क्या उन पुरानी पाठशालाओं का जो गुरु शिष्य की परंपरा, हमारी प्राचीन परंपरा थी, उसका क्या हुआ होगा? जरा आइए समझते हैं आज इस टॉपिक में कि पुरानी पाठशालाओं से नई पाठशालाओं में कैसे बदलाव हुआ। कुछ क्वेश्चन से उठते हैं कि स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। इस पर विचार करें तो कुछ क्वेश्चन सामने आते हैं। क्या क्वेश्चन सामने आते हैं कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था। इमेजिन करो कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए होंगे तब क्या भारत में शिक्षा होती थी, और अगर होती थी तो किस तरह की होती थी, मतलब कौन उनको पढ़ाता था। क्या मंदिरों में पंडित जी शिक्षा देते थे, या फिर ये हम जो आजकल पढ़ते हैं क्लास वाइज सिस्टम था भी या नहीं था। या हो सकता है कि आज हम लोग जिस एग्ज़ाम से डरते हैं, पहले वो एग्ज़ाम भी होती थी या नहीं होती थी। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वगैरह, ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो होती है आजकल, ये सारी चीज़ें तो नहीं होती होगी डेफिनेटली। तो किस तरह की पढ़ाई होती होगी। या दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं जाते थे। क्या स्कूल भी थे या नहीं थे अंग्रेजों के आने से पहले। अगर मैं यूँ कहूँ कि अंग्रेजों के आने के बाद अच्छी तरह से स्कूल लगना शुरू हो गए, इसका मतलब पहले नहीं होंगे या व्यवस्थित स्कूल नहीं थे। और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं कि पहले बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था अंग्रेजों से पहले, या दूसरा क्वेश्चन कि क्या पहले स्कूल भी थे कि नहीं थे, और तीसरा अगर थे स्कूल तो फिर उनका हुआ क्या। तो इस चैप्टर में हम लोग इन तीनों प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। एक ब्रिटिश व्यक्ति था जो इंडिया में आया था, जिनने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उनका नाम था विलियम एडम। ये विलियम एडम साहब की रिपोर्ट पढ़ के समझ में आता है कि उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था बंगाल और बिहार का, वहाँ के स्कूलों का ऑब्जर्वेशन किया, एनालिसिस किया, और फिर उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट तैयार की कि भाई किस तरह के स्कूल भारत में थे। क्योंकि उस समय तक तो भारत में अंग्रेजों का जो शासन था वो बंगाल और उसके आसपास के एरिया में ज़्यादा था। तो एडम की रिपोर्ट देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। सन 1830 में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने उन्हें देसी स्कूलों की शिक्षा की प्रगति के लिए रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। ब्रिटिश सरकार की तरफ से आए थे, मतलब विलियम एडम को ब्रिटिश सरकार की तरफ से भेजा था, लेकिन ये स्कॉटलैंड से आए थे, और स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक थे। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं स्कॉटलैंड कोई अलग देश है, तो मैं आपको बता दूं स्कॉटलैंड जो आता है ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही आता है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। तो ईसाई प्रचारक थे जिनका नाम था विलियम एडम। उन्हें देसी स्कूलों की शिक्षा की प्रगति पर, जो देसी स्कूल थे हमारे पुराने, उसकी शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था कि आपका काम है कि आप जो स्कूल थे पुराने हमारे जो चल रहे थे ट्रेडिशनल स्कूल्स, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करके भेजे। ठीक है, उन्होंने काम किया। एडम ने पूरे स्कूलों का जायज़ा लिया, और जायज़ा लेने के बाद उन्होंने वो क्या देखते हैं कि बंगाल और बिहार में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा देसी पाठशालाएं हैं। जिन देसी स्कूलों की वो बात कर रहे थे, उस पाठशालाओं की संख्या टोटल कहाँ, बिहार और बंगाल में टोटल 1 लाख से भी ज़्यादा है। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे। मतलब ये जो स्कूल की ये लोग बात कर रहे हैं 1 लाख स्कूल की,
अब एक स्कूल में केवल 20 स्टूडेंट होते थे, बहुत बड़े बड़े स्कूल नहीं होते थे, लेकिन फिर भी संख्या में काफ़ी थे, 1 लाख थे, और लगभग 20 स्टूडेंट आमतौर पर, उससे ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे उसमें, बहुत कम लोग पढ़ना लिखना उस समय जानते थे। बिहार और बंगाल के अगर टोटल स्टूडेंट की संख्या का कैलकुलेशन किया जाए तो 1 लाख के हिसाब से अगर 20-20 स्टूडेंट सब में होंगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख स्टूडेंट उस समय रहे होंगे, ऐसा विलियम एडम का मानना है। विलियम एडम ये भी बोलते हैं कि उस समय कक्षाओं के समय क्या हुआ होता होगा, क्योंकि उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन लिया, तो उन्होंने बोला कि भाई कक्षाओं का जो समय था वो आज के जैसा नहीं था। आज तो क्या है, आज आप देखते हो कि हमारा जो सेशन है पूरे साल स्कूल लगते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बारिश आ रही है कि कहीं सर्दी आ रही है कि गर्मी आ रही है। लेकिन पुराने समय में थोड़ा सा कक्षाएं जो होती थी वो बालकों के अनुकूल होती थी। कैसे होती थी, ज़्यादातर फैमिलीज़ के जो बच्चे होते थे वो किसान फैमिली से होते थे, और ज़्यादातर बच्चे जो किसान फैमिली से थे तो डेफिनेटली जब भी फसल की कटने का समय आता या जब भी खेतों में काम करने का समय आता तो खेतों में काम को प्रेफरेंस देते थे, शिक्षा उस समय बंद होती थी। तो स्कूल केवल तभी खुलते थे जब फसल की कटाई ख़त्म हो जाए, उसके बाद स्कूल लगते थे। तो यानी जब फसल की कटाई होती थी तब स्कूल बंद रहते थे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो स्कूल थे वो काफ़ी अनुकूल थे। एडम ने पाया कि स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है, मतलब जो स्कूल का जो समय था वो स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से काफ़ी अनुकूल था, क्योंकि जब उनको दूसरा काम होता था तब उनको छुट्टी मिलती थी, और जब कुछ काम नहीं होता तब स्कूल लग जाते थे। आजकल तो ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, और कटाई और अनाज निकलने के बाद पाठशालाएं दोबारा शुरू हो जाती थी। मतलब कितना अच्छा अनुकूल था उनके लिए, बोलना चाह रहे कि काफ़ी अनुकूल था कि जो बच्चे खेती की वजह से नहीं पढ़ सकते थे उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन था कि हम लोग केवल तभी शालाएं चलाएंगे जब खेती का काम निपट जाए। तो एक तरफ खेती का काम निपटता और शालाओं में बच्चे आना शुरू हो जाते थे, तो ये उनके लिए स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से काफ़ी अनुकूल था, ऐसा एडम साहब बोलते हैं, विलियम एडम साहब बोलते हैं। परिणाम यह था कि साधारण काश्तकार के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे, मतलब जो सिंपल साधारण गरीब किसान था उसके बच्चे भी उस समय पढ़ाई किया करते थे। ये विलियम एडम साहब ने इनके बारे में बताया। और भी बहुत सारी चीज़ वो बताते हैं, जो कमियां हैं वो भी बताते हैं कि शिक्षण व्यवस्था उस समय किस तरीके की थी। जो पुरानी देसी हमारी शिक्षण व्यवस्था थी उसकी शिक्षण तरीका कैसा था। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। लचीला का मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस नहीं था, बिल्कुल भी, बहुत लचीला था। बच्चों की फीस निश्चित नहीं होती थी, मतलब सबके लिए एक जैसी नहीं होती थी। बच्चों की फ़ीस सबकी एक जैसी नहीं होती थी, जैसी जिसकी आमदनी वैसी उसकी फ़ीस। तो दोस्तों आज अगर इस बात को हम लोग अप्लाई करें तो बहुत सही सटीक बैठता है। जिस व्यक्ति की आमदनी जितनी होगी उससे उस तरह से फ़ीस ली जाए तो कहीं ना कहीं गरीब बच्चों से ज़्यादा फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो देखो कितना अच्छा व्यवस्था था हमारे देश में उस समय कि बच्चों की फ़ीस कोई निश्चित नहीं होती थी। छपी हुई किताबें भी नहीं होती थी उस समय, किताबें छपी हुई, क्योंकि छापा खाना या उस समय सिस्टम नहीं आया था, तो वो कैसे, तो जो गुरु को सही लगता था वो उसको पढ़ाता था। पाठशालाओं की कोई इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, यानी या तो स्कूल जो लगते थे वो लगते थे कहीं मंदिरों में या कहीं नॉर्मल जगहों पर, या पेड़ के नीचे भी स्कूल लगा करते थे पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बेंच और कुर्सियाँ बिल्कुल नहीं होती थी, बच्चे अपने घर से बैठने की व्यवस्था लेकर के आते थे, मतलब कुछ बोरी या कुछ ऐसा कुछ आसन लेकर के आते थे, इस पर खुद बैठ जाते थे। तो ये उस समय की व्यवस्था थी। ब्लैक बोर्ड भी नहीं हुआ करते थे। सालाना इम्तिहान या कोई नियमित समय सारणी जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, ना तो उनमें कोई, ये हम लोग आजकल एग्ज़ाम देते हैं ना कि भाई हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्ज़ाम जो हमारे होती है, ये पहले कोई ऐसी वार्षिक इम्तिहान वगैरह नहीं होते थे। केवल उनको पढ़ाई शिक्षा दी जाती थी, मतलब वो साक्षरता की बजाय शिक्षा पे बिलीव करते थे। वो पढ़ना लिखना या इस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। उनका बिलीव ये था कि इनको जो मोरल शिक्षा देनी चाहिए, जो समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जो शिक्षा होती है, वो उस समय गुरु दिया करते थे। क्योंकि उस समय की शिक्षा का उद्देश्य रोजगार लेना नहीं था, क्योंकि उस समय कोई ऐसी इंडस्ट्री वगैरह या ऐसी कोई कंपनियां नहीं थी कि भाई आप पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसा कुछ बन जाओगे। तो उनका केवल एक मोटिव था कि पढ़ लिख के बच्चा अच्छा इंसान बन जाए, तो उसके लिए मोरल एजुकेशन देना काफ़ी सही लगा उनको। बच्चों की फ़ीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी, तो ये बड़ा अच्छा एक सिस्टम लगा कि आमदनी के हिसाब से फ़ीस तय होती थी। शिक्षा मौखिक होती थी, कोई लिखित में नहीं होती थी। क्या पढ़ाना है, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरुजी खुद तय करते थे। अब मान लो एक क्लास में 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं,
20 में से 10 ब्राइट है और 10 जो है 5 जो है वो नॉर्मल है, और बाकी 5 जो है वो थोड़े से जिनको बहुत कम चीज़ें समझ में आती है या जिनका कैपेसिटी जो है ग्रैस्पिंग पावर बहुत कम है। तो टीचर उन बच्चों के हिसाब से उनको ज्ञान देता था कि ये ज़्यादा ज्ञान एक्सेप्ट कर सकते तो इनको ज़्यादा चीज़ें बताना, ये जितना एक्सेप्ट कर सकते हैं उतना इनको देना है। तो टीचर को पता होता था कि किसको कितना पढ़ाना है, यानी कोई सिलेबस नहीं होता था, ये टीचर पर निर्भर करता था, शिक्षक पर, कि उसे क्या पढ़ाना है। तो गुरुजी तय करते थे कि किसको किसकी ज़रूरत के हिसाब से क्या पढ़ाना है। अब अंग्रेजों ने इसमें क्या बदलाव किया, नई दिनचर्या और नए नियम लाए गए। जब अंग्रेजों का इन देसी जो हमारे शिक्षण संस्थाएं हैं इनमें जब हस्तक्षेप करना शुरू किया अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों का एक ही मोटिव था कि भाई भारतीय शिक्षा जो पुरानी जो अपने यहाँ पर पूर्वी शिक्षा चलती थी वो ख़त्म की जाए, क्योंकि वो असभ्यता उसमें वो सही नहीं है, ऐसा वो मानते थे, अवैज्ञानिक है, और भारतीय लोग असभ्य हो चुके हैं। सभ्य बनाने के लिए अंग्रेजों को भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा लेने का एक प्रावधान करना चाहिए। तो उन्होंने इसी का कुछ लिया कि भाई शिक्षण संस्था में व्यवस्था में कुछ बदलाव करना चाहिए। 1854 में वो वुड्स डिस्पैच नाम की एक व्यवस्था लेकर के आए। 1854 में वुड डिस्पैच, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। तो इसको क्या बोला गया कि नई दिनचर्या और नए नियम बनाए गए। किनके द्वारा बनाए गए, ये अंग्रेज लेकर के आए, अंग्रेजों के द्वारा नई दिनचर्या नए नियम बनाए गए। किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए। अब इनमें क्या हुआ जरा इसको समझ लेते हैं। 1854 में के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया, क्योंकि 1854 में क्या आ गया था इंडिया में, वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच जिसको हमने वुड्स नीति पत्र के नाम से भी जाना है, ये शिक्षा नीति थी एक तरह की। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। अब कंपनी चाहती थी कि जो देसी पाठशालाएं भारत में चल रही हैं उनको नियमित किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, क्योंकि वो चाहती थी कि शिक्षण व्यवस्था में सुधार जरूरी है, क्योंकि भारतीयों को सभ्य बनाना है तो शिक्षण व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा। तो प्रश्न क्या उठते हैं कि जब अंग्रेज अपनी नई व्यवस्था लेकर के आए तो कुछ दो प्रश्न उठते हैं। वो प्रश्न क्या क्या है। नंबर 1, उसके लिए क्या किया जा सकता था, मतलब अंग्रेज ने क्या किया, तो अगर उनको भारतीय शिक्षण व्यवस्था को बदलना था तो उसके लिए क्या किया जा सकता था, या अंग्रेजों ने उसको बदलने के लिए क्या कदम उठाए, ये पढ़ते हैं। वुड्स डिस्पैच में क्या चीज़ें थी, अंग्रेजों ने क्या बदलाव किया। देखिए, सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। जो पंडित उन स्थानीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा दे रहे थे, अभी तक क्या था, बहुत सारे पंडित जो ऐसा थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे थे। बहुत सारे लोग जो है शिक्षा के एवज में कोई विशेष फीस नहीं लेते थे। क्या होता है कि जब आपको विशेष फीस नहीं मिलती तो कई बार ऐसा होता है कि मोरल जो है वो डाउन हो जाता है कि यार पढ़ाना है, नियमितता नहीं आती। अंग्रेजों ने सबसे पहले तो इनको सरकारी नौकरी पर रखा, किनको, बहुत सारे पंडितों को, और ये बोला कि अब आप नियमित शिक्षा देना शुरू करें और नियमित क्लासेस लगाएं, क्योंकि उनको अगर गवर्नमेंट जॉब पर रख लिया अंग्रेजों ने तो काफ़ी सिक्योरिटी मिल जाएगी, और जो पंडित जी वगैरह जो उस समय पढ़ाने वाला है तो उनको भी ये कॉन्फिडेंस आया कि आप नियमित पढ़ाना है। तो पहले तो उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया कि आप ही टीचर होंगे। प्रत्येक गुरु जो कि पंडित थे को निर्देश दिया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें हमें। आप अंग्रेज सरकार को रिपोर्ट भेजें कि आपके यहाँ पर चल क्या रहा है। सोचो, उस समय अंग्रेज ये करने को तैयार थे, लेकिन आज ही बहुत सारी कमियां हमारे देश के सरकारी स्कूल व्यवस्था में है। इसको पढ़ करके कुछ बदलाव तो किए जाने चाहिए। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि समय समय पर अपने स्कूल की रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। जो समय सारणी अंग्रेजों ने तय की है उसके हिसाब से पढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि आप फसल कट रही तो स्कूल बंद कर दे, पुराना वाला सिस्टम बंद करना पड़ेगा आपको। और वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी कि अब आपके वार्षिक इम्तिहान भी आपको लेने पड़ेंगे। भाई, जो आपने पढ़ाया है साल भर, वो एक्चुअल में बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, उसको जज करने के लिए, उसको पता करने के लिए इम्तिहान तो लेना पड़ेगा ना, कि हमने क्या पढ़ाया और बच्चे ने क्या सीखा, कहीं गलत तो नहीं सीख लिया। तो इसी वजह से वार्षिक इम्तिहान तो होने चाहिए। विद्यार्थियों को कहा गया कि वो अनुशासन के नियमों का पालन करें। विद्यार्थियों को कहा कि आप सभ्यता का परिचय दिए,
अनुशासन के नियमों का पालन करें, और जो आप अनुशासन नहीं करते हैं अपने एरिया में, घर पे नॉर्मली, वो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कूल है। स्कूल से अनुशासन किस तरह से जुड़ा है, ये अंग्रेज़ों के समय से ही आ गया था। आज भी स्कूल का दूसरा नाम अनुशासन ही तो है। मतलब स्कूल मतलब अनुशासन ही बोलते हैं हम लोग। स्कूल में जाते सब लोग कितने अनुशासित रहते हैं। नए नियमों के से चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान भी मिलने लगा। सरकार ने बोला, अंग्रेज ने, कि जो जो पाठशाला इन नए नियमों से रन होगी, इन 1 लाख पाठशालाओं में से, उन पाठशालाओं को सरकार से अनुदान मिलेगा। तो कितना अच्छा प्रमोशन दिया उनने भाई, कि अगर अनुदान मिलेगा तो अच्छा तरीके से पढ़ाएंगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और नतीजा हुआ, एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसान के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे। क्यों? क्योंकि जब किसान की फसल कट रही होती थी तब पाठशालाएं बंद होती थी, और पाठशालाएं तभी खुलती थी जब फसल कट करके और अनाज तैयार होकर आता था, जब पाठशालाएं वापस ओपन होती थी। तो इन बच्चों के लिए उसको रोक दिया जाता था। लेकिन अब ये बोला कि आपको रोकना नहीं, नियमित चलाना है। तो फिर वो जो बच्चे किसानों के होते थे, गरीब काश्तकार के बच्चे होते थे, वो पढ़ने से चूक गए। तो किसानों के जो बच्चे थे, वो जो पहले पढ़ रहे थे बेचारे, उनको पाठशाला से वंचित रह गए। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल आना पड़ेगा। मतलब नई व्यवस्था में अनुशासन की क्या मांग थी कि भाई फसल की कटाई हो रही तो भी आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। इस वजह से नई व्यवस्था ने बदलाव ला दिया। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी कि कैसे अंग्रेज़ों के आने की वजह से हमारी पुरानी जो देसी स्कूल व्यवस्था थी, जिसे स्थानीय पाठशाला भी कहा गया, उसमें किस तरह का बदलाव आया और उनका क्या हुआ। क्योंकि हमारा लेक्चर का जो नाम था, टॉपिक का नाम वही था। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, आपको अगर हमारे वीडियो यूट्यूब पर सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक दूसरा विकल्प। और वो दूसरा विकल्प क्या है? वो दूसरा विकल्प है magnetbrains.com। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप इस पर जाओगे, अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करोगे, आपको यहाँ पर मिलेगा CBSE क्लास 7 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम का ऑप्शन। अब करना कुछ भी नहीं है, क्लास 7 से क्लास 12 हिंदी मीडियम के ऑप्शंस पे जाकर के आपको यहाँ पर अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। जैसे ही करोगे आप अपनी क्लास को सिलेक्ट, सीधा आप पहुँच जाओगे अपने टीचर के पास, जो भी शिक्षक आपको पढ़ाने वाले हैं। अब आपको इसमें से तय करना है कि कौन सा विषय आपको पढ़ना है। जो भी विषय आपको सही लग रहा है उस विषय को आप चुनें। जैसे कि सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, तो हर एक टीचर के नाम के नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है। बस वॉच नाउ पर करें क्लिक, और आप पहुंच जाएंगे उस विषय से संबंधित सारे लेक्चर जो आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, और वो मिलेंगे वॉच नाउ के, वॉच ऑल वीडियोस के। यहाँ पर आपको देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, सारे के सारे अध्याय आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके सामने ही लिखे हुए लेक्चर कितने हैं, बस आपको क्लिक करना है लेक्चर पर। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका वीडियो हो जाएगा शुरू, और आप बहुत ही आसानी से अपने वीडियो को देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और अपनी कक्षाओं में टॉप भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।